कहानी की शुरुआत इतोकी से रहता है, जो कि एक लोनली लूजर रहता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक निंजा बहुत दूर से उसको स्टॉक कर रही होती है, एक मिस्टीरियस निंजा गर्ल जिसका नाम कुतेत्सु रहता है। और फिर इतोकी डिसाइड करता है उससे भागने का इधर उधर। तब हम देखते हैं कि इधर वो पार्कर की तरह इधर उधर कूद के जा रहा होता है। अचानक से हमारा ट्रक कुन आ चुका रहता है। आज ट्रक कुन किसी और को दूसरी दुनिया में पहुंचा कर ही रहेगा, लेकिन इतोकी ने रूल तोड़ दिया रहता है। उसने इसेकाई एनिमे बनने से रोक दिया था और यहाँ पर वो ट्रक कुन से बच गया था। अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी वो उसका पीछा कर रही होती है। अब यहाँ पर इतोकी को अपने लॉकर में एक लव लेटर पड़ा हुआ मिलता है, तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो पूरे दिन उस लेटर के बारे में ही सोच रहा होता है कि किसने दिया होगा, किसने दिया होगा। अचानक से फिर उसे वो लड़की मिल जाती है जिसका नाम सातोमी रहता है, और वो उसके बैकफ्लिप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। तो वो उसे अपने घर पे आने के लिए इन्वाइट करती है कि तुम्हारे ट्रक कुन के साथ बैकफ्लिप काफी ज्यादा बढ़िया था। वो उसे कहती कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, आज मेरे पेरेंट्स भी घर पर नहीं है। और इतोकी मना भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो लड़की इतनी ज्यादा क्यूट रहती है और काफी ज्यादा प्यार से उसे बुला रही होती है। तो वो घर में आ जाता है, यहाँ पर कमरे में बैठा हुआ रहता है। फिर वो आती है जूस लेकर और दरवाजे को बंद कर देती है, कह रही होती है कि पेरेंट्स नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े भी खोल देती है और यहाँ पर इतोकी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। यहाँ पर वो उसके साथ एकदम खतरनाक वाला रिलेशनशिप बनने जा रहा होता है, लेकिन हमारा इतोकी नहीं चाह रहा होता है। वो जबरदस्ती उसे हटा देता है। गलती से यहाँ पर यह होता है कि इतोकी मना कर देता है उससे और साफ साफ कुछ मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन वो मूड में नहीं रहती है। वो बेड के नीचे देखता है, ऐसे ही जानबूझकर देखता है कि लाल लाल आंखें, यहाँ पर क्या है। वो एक निंजा रहता है। वो निंजा बाहर आ जाता है, हमला कर देता है। यहाँ पर इसके गाल पर एक कट लग चुका रहता है। असल में इन लोगों ने चाल बिछाया था, इन्हें इतोकी को मारना रहता है और वो भी उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तब तक एक डैगर आ जाता है और यहाँ पर वो स्मोक स्क्रीन वाला डैगर रहता है। फिर हम देखते हैं कि एक और निंजा यहाँ पर आ चुका रहता है जो कि इतोकी को यहाँ पर पकड़ती है और फिर वो उन सारे निंजा से लड़ रही होती है। वो निंजा हमारी इतोकी की खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बचाने के लिए उसे रहता है। फिर एक दूसरी निंजा उसे उठाती है और कार में लेके जा रही होती है। इतोकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो जोर से चिल्लाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये वो एक लेडी रहती है जिनका नाम रिहा रहता है और ये उसकी मदर के साथ काम करती थी और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि हम लोग तुम्हें शहर से दूर लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। इतोकी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि एक जीप उनकी कार के आगे आ चुका रहता है जिससे काफी चलने में प्रॉब्लम आ रही होती है। फिर उस जीप में से बहुत सारे गैसेस, साथ ही साथ निंजा स्टार्स भी बाहर निकलते हैं जिससे उनका टायर फट जाता है और वो इधर उधर टकराना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से कार कंट्रोल में आ जाती है। फिर यहाँ पर निंजास की लड़ाई शुरू होती है जहाँ पर रिहा उससे कह रही होती है कि भागो यहाँ से, हम लोग संभाल लेंगे। और फिर निंजास यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। फिर स्मोक स्क्रीन भी हो जाता है। इधर इतोकी भाग रहा होता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भागते भागते यहाँ रात हो चुका रहता है और साथ ही साथ अंधेरा भी हो गया रहता है बहुत ही ज्यादा। इसे डर लग रहा होता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो बच्चे, तो भी सोचता है कि अब वो सेफ है, लेकिन पीछे से निंजा आ चुका रहता है और उस ऑफिसर को मार डालता है। ये देखकर तो इतोकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी रहती है और वो काफी ज्यादा डर गया था कि अब तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। चारों तरफ से निंजाज ने उसे घेर लिया रहता है और वो इधर उधर से इसे मार रहे होते हैं। इतोकी सोच रहा होता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, अब तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन तब तक लाइट वापस आ चुकी रहती है और हमें फ्लैश तक आसादा को दिखाया जाता है जो कि सीधे इतोकी के पास टेलीपोर्ट होकर आ चुका रहता है। और जब वो आता है तब सारे निंजास पीछे हट चुके रहते हैं, यहाँ तक कि वो ऑफिसर भी उनसे मिला हुआ रहता है पहले से ही। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जब वो आता है तब सारे निंजास डर चुके रहते हैं। वो सीधे इतोकी के पास में आता है और जब निंजास उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और अब लड़ाई यहाँ पर शुरू हो चुकी रहती है, लेकिन इतोकी देख नहीं पाता। अब कुछ घंटे के बाद दिखाया जाता है ताकासादा जोर से चिल्लाता है इतोकी को उठने के लिए और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया हूँ। ताकासादा उससे कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये हमारा फैमिली होम है। और फिर जब वो घर के अंदर जाता है इतोकी देख के हैरान रहता है कि जितने भी लोग रहते हैं सब लोग उसके सामने अपना सर झुका रहे थे। फिर वो अपनी मदर को देख के और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी मदर को मदर बुलाता है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ पर चीफ बुलाओ, क्योंकि वो काफी ज्यादा कोल्ड लग रही थी। यहाँ पर वो चीफ रहती है। उसकी मदर ये रिवील करती है कि ये लोग ईगा निंजास हैं, यानी ईगा विलेज से बिलोंग करते हैं और ये लोग काफी पीसफुली इतने लंबे वक्त से रह रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो कोगा क्लैन वाले हैं वो ज्यादातर पावरफुल क्लैन बन चुके हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बन चुके हैं और वो लोग इनके विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और फिर आगे ये भी बताती है कि वो लोग हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी इतोकी चाहे तो उन लोगों को बचा सकता है। असल में बात ये रहती है कि उसकी मदर कह रही होती है कि तुम्हें हमारा हेड बनना पड़ेगा, यानी हमारे ईगा निंजा विलेज का हेड बनना पड़ेगा। लेकिन इतोकी अभी भी मान नहीं रहा होता है क्योंकि वो कमजोर रहता और जानता नहीं था। तभी ताकासादा उससे कहता है चलो मेरे साथ यहाँ पर आओ। अब वो लोग बाहर में आ चुके रहते हैं। ताकासा उसे कह रहा होता है देखो, या तो तुम ईगा क्लैन के रूलर बन जाओ या फिर कुगा क्लैन का सुशी बन जाओ। ये बात सुनकर
इतोकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाने लगता है। कह रहा होता है क्या, क्योंकि उसके अंकल ने कह दिया है कि तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन बचे हुए हैं। लेकिन उसके अंकल कह रहे होते हैं कि अगर तुम नहीं बनना चाहते हो सक्सेसर तो चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें दूसरे देश में भेज देंगे, लेकिन वहां पर तुम्हें अपनी मदर से अलग रहना पड़ेगा और जब तक नया सक्सेसर नहीं बन जाता तब तक तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो रोने लगता है क्योंकि वो अपनी मदर से दूर नहीं रहना चाहता था। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इतोकी की नींद खुलती है, वहां पर तब तक रिहा आ चुकी रहती है और रिया उसे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर रिया उसे वीडियो दिखा रही होती है कि देखो ये रहा तुम्हारा नया स्कूल, ये एक निंजा स्कूल रहता है, और वो बता रही होती है कि कैसे तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना है। फिर ये एकदम हैरान हो जाता है और इसके एग्जाम्स बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने घर आ चुका रहता है, अपनी मदर के साथ यहाँ पर डिनर कर रहा होता है। तब वो कहता है कि प्लीज आप मेरे फादर के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बता दिए, क्योंकि इसके फादर पहले फॉर्मर क्लैन के लीडर हुआ करते थे। लेकिन यूमिको सोचती है कि नहीं, अभी इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं किया जाए, इसलिए वो बात को टाल देती है। सुबह हो जाती है, एग्जाम देने का वक्त आ चुका रहता है, तो यहाँ उसे लेने के लिए तकासा और कुतेत्सु आ चुके रहते हैं। लिन को तोकी सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे कुछ फायर ब्रीथिंग टेक्निक सीख लेनी चाहिए। तब तकासा उसे दिखा रहा होता है अपना सिगरेट जला के कि देखो देखो, इसी को तो कहते हैं फायर ब्रीथिंग टेक्निक और इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो उसका पूरा मजाक उड़ा रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती है, लेकिन इतोकी सोच रहा होता है कि नहीं, ये लोग पक्का मुझसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि निंजास तो ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया करते हैं। सीन कट हो जाता है, फाइनली ये लोग मॉल में पहुंच चुके रहते हैं और जब मॉल में ये लोग पहुंचते हैं तो यहीं पर एग्जाम होने वाला था, लेकिन यहाँ इसे लग रहा होता है कि क्या ही एग्जाम होने वाला है। तभी वो लोग एक मेड से मिलते हैं वहां पर जो काम करती है, उसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते हैं और यहाँ पर इनका सीक्रेट दरवाजा खुल चुका रहता है और यहीं पे हमारी इतोकी को एग्जाम देना था। तो वो जाता है तो देखता है कि ये क्या, यहाँ के चेहरे तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर टीचर आते हैं और बताते हैं कि ये कोई रिटन एग्जाम नहीं है, यहाँ पर इन लोगों को हाइड एंड सीक खेलना है और जोड़ों में खेलना है। सारे बंदों के जोड़े बन रहे होते हैं और यहाँ पर हमारी इतोकी की एक लड़की फ्रेंड रहती है, मतलब जोड़ा इसका बन चुका रहता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब रहती है। तो ये लड़की पहले चली जाती है और इतोकी को इसे ढूंढना रहता है, तो वो भी यहाँ पर इसे ढूंढने के लिए निकल चुका रहता है। लेकिन पीछे से एक स्टाफ आ रहा होता है चाकू लेकर सीधे हमारी इतोकी को मारने लेके, लेकिन सुकासा उसे पकड़ लेता है और ऐसा दिखा रहा होता है कि जैसे वो उस बंदे की मदद कर रहा है। इधर इतोकी को डर लग रहा होता है कि उसका टाइम चला जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। तभी वहां उसे कुतेत्सु मिलती है जो बताती है कि कुछ निंजा ग्रुप तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम छुप के रहोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही होती। तभी एक बच्ची सामने से गुजर रही होती है और उसके बैलून से एक कुनाई निकलता है। हम देखते हैं कि सीधे इतोकी को लगने वाला था, लेकिन कुतेत्सु से बचा चुकी रहती है और यहाँ पर एक और निंजा रहती है, कुतेत्सु से देख लेती है और फिर पीछे जा रही होती है उसके, क्योंकि वो निंजा बहुत ही ज्यादा तगड़ी रहती है और हमारी इतोकी से कहती है कि तुम जरा संभल के खेलना, तब तक मैं आ रही हूँ। अब वो चली जा चुकी रहती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जब वो अंदर आती है वॉशरूम में, तब देखती है कि निंजा वहीं पे रहती है और फिर इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है, जहां पर हमें कुसेत्सु को दिखाया जाता है जो काफी अच्छा लड़ रही होती है और उस निंजा को लगभग हराने वाली थी, लेकिन वो निंजा अचानक से गायब हो चुकी रहती है। वो स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल कर रही थी और अचानक से आगे फिर से हमला कर रही होती है, लेकिन वो किसी तरीके से बच रही होती है। तब तक और निंजा वहां पर आ चुके रहते हैं और ये उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत भरी बात हो चुकी रहती है, क्योंकि वो लोग सभी स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल कर सकते थे। वो इतोकी के पीछे चली जाती है। यहाँ पर इतोकी को भनक तक नहीं लगती कोई इसके पीछे आ रहा है। अचानक से वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और सीधे कर देता है हमला। तो इसकी वजह से सभी लोग वहां से भाग जाते हैं कि जैसे आग लग चुकी है और पानी की वजह से उसका सूट खराब हो चुका रहता है और हम देखते हैं कि वो आती है सीधे इतोकी पे हमला करने के लिए, लेकिन कुतेत्सु तब तक आ चुकी रहती है और उसे एक जोरदार लात मार के हरा देती है। तब और भी लोग आ जाते हैं और पकड़ के उसे ले जाते हैं। इतोकी कहता है मगर एग्जाम का क्या? तभी एक और निंजा आता है और कहता है कि एग्जाम तो कब का खत्म हो चुका है, अब तुम भी जाओ यहाँ से। सीन चेंज होता है, ये तकासा के साथ कार में बैठा हुआ था जहाँ पर इसे पता रहता है कि हाँ अभी एग्जाम में फेल हो चुका है, लेकिन अचानक से यहाँ पर तकासा को एक फोन कॉल आता है जिससे उसे ये पता चल चुका रहता है कि फाइनली इतोकी ने किसी भी तरीके से पास कर लिया था और ये सुनकर उन लोगों को खुशी मिलती है कि चलो पास तो कर लिया। ऐसे कुछ हफ्ते यहाँ पर बीत चुके रहते हैं। अब इतोकी को अपना स्कूल तो छोड़ना ही था, उसे नए स्कूल में जो जाना रहता है वो जानता था कि आज नहीं तो कल उसे गुड बाय तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन अब वो जल्दी घर वापस नहीं आ सकता है। तकासा उसे छोड़ देते हैं यहाँ स्टेशन में और फिर फाइनली वो गुड बाय कह देते हैं और हमारा ये दोनों कैरेक्टर्स अब चले जाते हैं ट्रेन में, जहाँ पर ये कुछ पूछ रहा होता है और देखता है कि स्कूल नया वाला काफी मस्त है, काफी सुंदर नजारा है। स्कूल में पहुंचने के बाद उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ती है जो अपने आप को रियोको नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर ये लोग बाय बाय कहते हैं कि तो की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कुतेत्सु बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है तो वो आके उसे एक जोरदार लात मारती है। उसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये लोग स्कूल घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी इतोकी को ये पता चलता है कि ये क्या, कुतेत्सु तो उसके पीछे से गायब हो चुकी है। तब वो कुतेत्सु को ढूंढ रहा होता है, अचानक से वो कुछ लड़कों से जाके टकरा चुका रहता है। तो वो लड़के थोड़े दादागिरी वाले रहते हैं तो इसे कह रहे होते हैं। तभी एक लड़की वहां पे आ जाती है और दिखा रही होती है कि जैसे वो इसे जानती थी, वो उसे दूर लेके चली जाती है और बता रही होती है कि वो लड़के बहुत ज्यादा बुरे हैं और तुम्हें संभल के रहना चाहिए। ये अपना नाम कायरी बताती है। वो कायरी को शुक्रिया कहता है, फिर दोनों हैंडशेक करते हैं। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि ये क्या,
कायरी भी उसी की क्लास में रहती है और ये लोग अब अच्छे दोस्त बन चुके रहते हैं। और फिर इधर इतोकू जाता है, हम देखते हैं कि ये लोग खाने के देख रहे होते, लेकिन कोतेत्सु रहती कह रही होती निंजा वाला खाना लो। यहाँ निंजा वाला खाना में आपको निंजा वाला कोई खाना नहीं मिलेगा, बस यही खाना मिलता है। वहाँ लड़कों का एक ग्रुप बैठा हुआ रहता है, तो कायरी बता रही होती है कि ये सब कुगा क्लैन के बंदे हैं और ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। और जब वो ये बात बता ही रही होती तभी उनमें से एक बंदा देखता है, उठता है, कह रहा होता है कि इतोकी ये तो वही है। और फिर वो इतोकी से लड़ाई करना चाहता था। कायरी कहती है चुप रहने के लिए, लेकिन वो बंदा चुप रहने ही वाला नहीं रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुकासा वहां पर खड़ा रहता है, ये लाल बालों वाला, और वो कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया। ये कुगा क्लैन का सबसे पावरफुल फैमिली मेंबर्स में से एक रहता है, यानी कुगा क्लैन का आगे चलकर नया हायर भी बन सकता है। और बता रहा होता है कि कैसे इतोकी के फैमिली ने इसके क्लैन के लीडर का मर्डर किया था। यहाँ पर अभी बहुत ही मिस्टीरियस बात रहती है जो आगे चलकर आपको पता चलेगी। सीन कट होता है, इधर हमें दिखाया जाता है कि आज टीचर बताने वाली है कि कैसे इन्हें अपने निंजा सूट्स का इस्तेमाल करना और उसके कोर्स का भी, लेकिन इतोकी ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना हुआ रहता है। तो वो ध्यान से देख रहा होता है कैसे कैसे कोतेत्सु कर रही होती है, और जैसे जैसे वो कर रही होती है बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही वो कर रहा होता है। जब उन्होंने सूट्स को एक्टिवेट कर लिया होता है तो उन्हें एक आइलैंड पे जाना रहता है जहाँ पर उनका प्राइज रहता है और सभी लोग निकल चुके रहते हैं यहाँ पर। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो इतोकी रहता है वो मूवी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन कोतेत्सु उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि वह, और फिर वहां से चली जाती क्योंकि उसे अपने जीतना रहता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रियोको आ जाती है और वो इतोकी की मदद करती है कि कैसे उसका सूट का कोर ऑन हो जाएगा। और फिर जब वो थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देती है तब हमें ये दिखाया जाता है कि जो इतोकी रहता है वो अपने आप ही चलने लगता है। चलने क्या, ये तो दौड़ने लगता है। इस तरफ कोतेत्सु दूसरे नंबर पे रहती है और सुजुका पहले नंबर पे रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुजुका यहाँ पर एक चाल चल रहा होता है। वो देखता है कोतेत्सु जैसे ही उसके पीछे है वो आ जाता है कोतेत्सु पे हमला करने के लिए, लेकिन वो भी बहुत तेज रहती है, वो उसके हमले से बच जाती है और नीचे नहीं गिरती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ऊपर पहुंचते हैं। सबसे पहले सुजुका ऊपर पहुंचता है, वो वहां पर अपना प्राइज उठाता है और फिर कोतेत्सु। यहाँ पर ये लोग भी आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जो शिजुका रहता है वो सीधे आ रहा होता है हमारी इतोकी पे हमला करने के लिए। वो हमला करने ही वाला रहता है, लेकिन तब तक कोतेत्सु वहां साइड से आ जाती है और उसे एक जोरदार पंच मार देती है। अब फिर ये यहाँ से भाग चुका रहता है। अब ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि ये लोग बहुत पीछे थे। यहाँ रास्ते में उसे किसी का बैज मिलता है तो वो जाकर देख रहा होता है कि आखिर ये किसका। ये कायरी का रहता है। कायरी की बहुत बुरी हालत कर दी रहती है कुछ ग्रुप के बंदों ने और उसका प्राइज भी छीन लिया रहता है। तो की कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्राइज लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर कायरी उसे सारी डिटेल बता देती है तो वो चला जाता है उन बंदों से निपटने के लिए, लेकिन वो जाकर देखता है कि वहां पर तो वो लोग और भी कुछ बंदों को परेशान कर रहे हैं। तब इतोकी हीरो बनता है और कह रहा होता है कि यहाँ से दे दो मुझे कायरी का प्राइस। लेकिन वो जो उनका लीडर रहता है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा रहता है। इतोकी तो कुछ टिक ही नहीं पा रहा होता, इतोकी का कंट्रोल ही नहीं रहता अपने सूट के ऊपर और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर दी रहती है। इन लोगों ने मार मार कर वो लोग उसका कोर भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन तभी इतोकी यहाँ पर अपने मूव्स चल रहा होता है। अगर कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये गेम से आउट हो जाएगा और फेल हो जाएगा। ये लोग मार रहे होते हैं इतोकी को बहुत बुरी तरीके से, और जब बुरा हाल होने वाला रहता है तब तक वहां पर आ चुके रहते हैं मास्टर, जो कहते हैं कि तुम लोग अपना गेम पे फोकस क्यों नहीं करते हो। और यही कहने के बाद वो सारे स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि इतोकी वापस आ चुका था और उसे प्राइज मिल गया था। असल में इतोकी ने पहले ही चुरा लिया था मार खाने से पहले ही। तब अब यहाँ पर सारा रास्ता क्लियर हो चुका रहता है, बस इतोकी ही आखिरी में बचा हुआ रहता है। तो वो कहता है कि तुम कायरी का ध्यान रखना और चला जाता है अपना प्राइज लेने के लिए। इतोकी बहुत ही ज्यादा तेज जा रहा होता है क्योंकि सबसे लास्ट बचा हुआ था। हालांकि जब वो अपना प्राइज लेने वाला था तब मास्टर उसका प्राइज लेके खा लेते हैं। अब यहाँ पर हफ्ते भर बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ टीचर कहती है कि मैं तुम लोग का सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ तुम लोग की निंजा एबिलिटीज देखने के लिए। लेकिन इतोकी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या बोल रही है मैडम। तब वो आ जाता है रियोको के पास ये बोलने के लिए, क्या तुम मुझे कुछ निंजा टेक्निक सिखा सकती हो कि मुझे कैसे करना चाहिए, प्लीज सिखा दो। तब तक वहां पर कायरी भी आ चुकी रहती है और कायरी कह रही होती है कि चलो हम लोग टीचर के रूम में चलते हैं और वहां पर हम लोग टेस्ट पेपर को चुरा लेंगे। ये कितना मस्त प्लान है। वो भी प्लान के लिए हाँ कह देता है। अब दोपहर में यहाँ पर रियोको से एक निंजा डिवाइस के बारे में बताती है जो कि बहुत ही स्पेशल रहता है। वो बोलती है कि मेरे फादर नहीं चाहते मैं निंजा बनूं, वो चाहते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ बनूं अच्छे घर की, लेकिन मुझे निंजा बनना है क्योंकि निंजा का अपना अलग ही मजा है। अब रात में यहाँ पर इतोकी सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे क्लैन का लीडर बनाया जा रहा है। तभी कोतेत्सु भी वहां रहती है और वो कह रही होती है कि देखो क्लैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका लीडर कौन हो कैसा रहे, उन्हें बस लीडर चाहिए। भले लीडर को अपना डायपर भी बदलने ना आता हो तब भी चलेगा, लेकिन एक लीडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीन कट होता है। यहाँ पर सभी लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं कि कैसे वो लोग टीचर के ऑफिस में घुसेंगे और बाकी सारा प्लान को अपना अंजाम देंगे। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे दो लड़के आ चुके रहते हैं और ये वही दो लड़के रहते हैं जिनकी मदद इतोकी ने पहले की रहती है उन सारे बदमाश लड़कों से। और इतोकी को याद आ जाता है, वो लोग कह रहे होते हैं कि हम भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। तो बिना हिचकिचाए वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब ये सभी लोग जाएंगे टीचर के स्टाफ रूम में चुराने के लिए पेपर। इनका मेन प्लान ये रहता है कि पहले ये लोग ड्रोन से ताका झाकी करेंगे कि कैसे
क्या टीचर क्या कर रही है और क्या होने वाला है। तो हल्का सा ये लोग दरवाजे को ऐसे स्लाइड करते हैं और एक छोटा सा ड्रोन जाता है। ड्रोन सारी चीजें कैप्चर कर लेता है, चाबी भी देख लेता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो टकरा जाता है। यहाँ पर टीचर को शक हो चुका रहता है। टीचर आती है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स निकल रहे होते हैं, लेकिन गलती से क्या होता है कि जो इतोकी का वायर है वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन रियोको उसे बचा चुकी रहती है और टीचर को शक भी नहीं होता यहाँ पर। और फिर स्मोक स्क्रीन कायरी फेंक देती है, तब टीचर आ जाती है। दूसरी तरफ सभी लोग इधर भाग रहे होते हैं और वापस से ये दोनों आ जाते हैं देखने के लिए कि कौन सी चाबी थी और क्या थी। तभी इन्हें ये पता चलता है कि इनसे पहले ही कोई चोरों का ग्रुप यहाँ पर आ चुका रहता है और उसने इतोकी के फ्रेंड्स को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है और वो चाबी लेकर यहाँ से भाग चुके हैं। इसका मतलब चाबी इनके हाथ से निकल चुकी है। मगर रियोको यहाँ पर अपना दिमाग लगा लेती है। वो मास्टर की कहती है कि मैं इसे खोल डालूंगी और फिर उन्हें आंसर शीट यहाँ पर मिल चुकी रहती है। अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है टेस्ट होता तो है, लेकिन इन लोगों को जो पेपर मिला हुआ था वो पूरा गलत रहता है। मतलब टेस्ट में कुछ और आ गया और ये लोग ने कुछ और चुराया था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी वो लड़कों का ग्रुप हंस रहा होता है और बता रहा होता है कि कैसे इन लोगों ने पहले ही पेपर को एक्सचेंज कर दिया रहता है। और जब ये सारी बातें उन्हें पता चलती है, ये लोग फेल हो गए थे, सबके सब फेल हो गए थे, तो सब लोग यहाँ पर साफ कर रहे होते हैं और इतोकी को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी कोतेत्सु आती है और बता रही होती है कि सुजुका के साथ इनमें से कोई मिला हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई ना कोई है जो उनकी मदद कर रहा है। अब जब ये बात इतोकी को पता चलती है तो वो सबकी तरफ देखने लगता है, लेकिन कैसे बताता कि आखिर इनमें से कल्प्रिट कौन हो सकता है, कौन इसके खिलाफ जाएगा। उसी दिन टीचर उन्हें ये भी बता रही होती है कि आने वाले कुछ हफ्तों में एक और एग्जाम होने वाला और ये जो एग्जाम है बहुत खतरनाक होने वाला है, आप सभी की जान भी जा सकती है, इसमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तब इतोकी समझ चुका रहता है टीचर के कहने का क्या मतलब था। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसकी जान के पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो उसे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और फिर वो सोच रहा होता है कि नहीं, मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा, मैं इस एग्जाम को स्किप कर दूंगा, यही बेहतर रहेगा। लेकिन कायरी उससे कहती कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम कायर हो, यही कह के निकाल दिया। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग रात में प्लानिंग बना रहे होते हैं। असल में यहाँ पर इतोकी का ये माइंडसेट रहता है कि वो आज इम्पोस्टर को ढूंढ के ही रहेगा कि कौन इनके बीच में। तो कहता है कि मैं थोड़ा सा तबियत खराब लग रहा है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो जैसे ही वो जाने वाला रहता है, हम देखते हैं कोतेत्सु भी उसके पीछे पीछे आ चुकी रहती है। ये लोग दोनों जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तब तक ये भी आ चुकी रहती है और कह रही थी ये लो ये मास्क, मुझे लगता है ये मास्क तुम्हारी मदद करेगा, इससे तुम अपना चेहरा भी बदल सकते हो। और फिर वो इस मास्क के बेनिफिट्स भी बता रही होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस मास्क की कोई भी जरूरत है। अब फिर ये दोनों कमरे में कोतेत्सु उससे कहती है कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुजुका को हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगी, लेकिन इतोकी उसे कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भी लोग प्लान नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि कोई इतोकी की जान के पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि किसी को भी मारा जाए। तब बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है। तब यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि इसे मास्टर मिलते हैं और मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि काफी लंबे वक्त के बाद मिले हो। फिर वो उसे ड्रिंक के लिए बुलाते हैं ऊपर छत पे। वो उसे उसके फादर के बारे में बताना चाहते हैं कि उसके फादर कितने अच्छे आदमी थे और बहुत साल पहले इन लोग मिला करते थे। लेकिन यहाँ पर इतोकी का मूड पहले से ही खराब रहता है, इसलिए वो उस कन्वर्सेशन को यहीं पर एंड कर देता है। बस चाय पीता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि इतोकी और कोतेत्सु यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोतेत्सु से बताती है कि किस तरीके से उसे इस पे हमला करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इतोकी रहता है वो इतना ज्यादा तेज भी तो नहीं रहता है। कोतेत्सु उसे बड़े आराम से हरा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें मेरे कोर पे हमला करना है। सूट का एक कोर होता है, अगर वो उस कोर को खत्म कर डालता है तो पूरा सूट बेकार हो जाएगा। लेकिन वो चाहकर भी हमला नहीं कर पा रहा होता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। वो उसे मौके भी देती है, भले ही कितना भी कुछ हो जाए वो हार ही जाता है और फिर भागने लगता है। उसके बाद कोतेत्सु से मैप दिखा रही होती है जहाँ पर इनका एग्जाम होने वाला था और यहाँ पर ये लोग मैप पूरा एकदम अच्छी तरह से समझ चुके रहते हैं किस तरीके से कहाँ हमला करना है। फाइनली अब बैटल का दिन आ चुका रहता है जहाँ पर सभी लोग तैयार रहते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग इतोकी के पीछे ही पड़ने वाले थे। यहाँ पर बैटल शुरू हो चुकी रहती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब सब लोग इतोकी के मारने के लिए आते हैं, उन लोगों ने पहले से यहाँ पर ट्रैप्स बिछाकर रखे हुए रहते हैं, जिससे एक के बाद एक सारे बंदे एलिमिनेट होते जा रहे होते हैं। कोतेत्सु ने पूरा प्लान कर लिया होता है कि कैसे कैसे क्या करना है और इतोकी भी उधर तैयार रहती है। इधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारी इतोकी का दोस्त रहता है और इतोकी कंफर्म कर लेता है कि यही वो है शख्स जो इनके प्लान के बारे में सुजुका को सारी बातें बता रहा होता है। हालांकि वो बंदा उससे माफी मांगता है, लेकिन इतोकी को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये काफी ज्यादा काइंड हार्टेड रहता है। तब तक वहां पर एक और बंदा आ चुका रहता है और हम देखते हैं कि वो उस बंदे को नीचे जमीन पे पड़ा हुआ देखता है, लेकिन वो बंदा जो उड़ जाता है जमीन से और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा इतोकी ही रहता है जिसने फेस मास्क का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो बंदा इतोकी से ज्यादा पावरफुल रहता है और यहाँ पर इसके चेहरे पर कट आ जाता है, जिससे इन्हें पता चल चुका रहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इतोकी रहता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो बंदा भी कोई और नहीं रहता है, ये बंदा भी सुजुका रहता है जिसने अपना चेहरे पे फेस मास्क लगाया हुआ रहता है।
अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रबल हो चुका रहता है, तब तक कोतेत्सु वहां पर आ चुकी रहती है और ये देखती है कि यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर सुजुका है, लेकिन ये क्या, ये सुजुका नहीं रहता है, ये दूसरा बंदा रहता है। मतलब आपको पता चल रहा है सब लोग फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए, और ये बहुत ही बुरी मुसीबत में यहाँ पर फंस चुकी रहती है, क्योंकि ये यहाँ पर अकेला नहीं रहता, यहाँ पर और भी बंदे रहते हैं, वो सभी हमला कर रहे होते हैं। हालांकि उन्हें पता रहता है कि वो उसे ऐसे नहीं हरा सकते हैं, इसलिए वो लोग बम का इस्तेमाल कर देते हैं वहां पर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहती है, इसलिए वो तुरंत ही बम का इस्तेमाल करता है। अचानक से वहां होता है एक बहुत बड़ा धमाका स्कूल बिल्डिंग में, और यहीं पर एग्जाम कैंसिल हो जाता है और हम देखते हैं कि सुजुका हमारे इतोकी के पीछे पड़ चुका रहता है। वो उसे मारने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, फिर ये कुनाई का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कुनाई पकड़ता है, वापस उसके पैर में मार देता है। इतोकी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और पूरा एकदम खतरनाक वाला मारते जा रहा होता है, फिर भी इतोकी यहाँ से भाग रहा होता है, वो छलांग मार देता है। सुजुका भी उसके पीछे पीछे जाता है, वो एकदम उसके जान का दुश्मन बन चुका रहता है। वो चाहता नहीं था कि इतोकी आज जिंदा बचे, लेकिन इतोकी किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। सुजुका उसके पीछे आता है, एक जोरदार लात मारता है, फिर से वो कुनाई फेंकता है और ये कुनाई लग चुका रहता है, लेकिन सूट की वजह से वो अभी तक जिंदा बचा हुआ रहता है। वो हमला कर रहा होता है, लेकिन ये किसी भी तरीके से बच रहा होता है। इतोकी की हालत खराब हो जाती है, वो कहता है कि तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो, मैं तुम्हारी जान के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये कहने के बाद वो फिर से भागने लगता है। अब जो सुजुका रहता है वो उसका पीछा नहीं करता है, लेकिन फिर से गुस्से में आ जाता है और अचानक से पीछा करने लगता है। इतोकी यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और सुजुका उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि इतोकी भागने में थोड़ा तेज रहता है ना, इसलिए। और ये भाग रहा होता है, लेकिन फिर भी सुजुका उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। यहाँ पर वो स्मोक स्क्रीन बम्स का भी इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ हमला भी कर रहा होता है, लेकिन सुजुका उसे संभाल लेता है। तभी इतोकी पीछे से आता है और हम देखते हैं कि सुजुका के पास यहाँ कोई मौका नहीं रहता है, वो सुजुका के कोर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अब इसका सूट बेकार हो चुका था और ये कुछ भी नहीं कर सकता था। इतोकी के हाथ में अब बाजी आ चुकी रहती है, वो चाहता तो बड़े आराम से सुजुका को मौत के घाट उतार सकता था या फिर बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकता था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। और रहती बात ये भी है कि वो एग्जॉस्ट होकर थक चुका था, इसलिए बेहोश हो गया। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि इतोकी को यहाँ पर होश आ चुका रहता है और वो लोग बता रही होती है कि कैसे वो लोग बेहोश हो गया था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो कोतेत्सु रहती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोतेत्सु उसे देखने के लिए दिन रात जगी रहती थी और इसीलिए वो भी अब थोड़ी सी बेहोश हो गई है। तब फाइनली इनकी छुट्टी हो जाती है। अब ये लोग आ चुके रहते हैं इतोकी के घर में, जहाँ पर वो रियोको और कायरी से इंट्रोडक्शन करा रहा होता अपनी मम्मी का। अगली बार हम देखते हैं कि जब कायरी यहाँ पर अकेले रहती है तब वो एक बर्ड को समन करती है और फिर वो बर्ड हम देखते हैं कि सीधे सुजुका के पास जाता है, जहाँ पर उस बर्ड में इतोकी के घर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। सीन कट होता है, इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि इतोकी और उसकी मदर यहाँ पर रिया के हस्बैंड को देखने के लिए आए रहते हैं, क्योंकि जो रिया के हस्बैंड थे वो पहले इतोकी की मदर के लिए काम किया करते थे और जब से उनकी ये कंडीशन हो गई है तब से रिया इतोकी की मदर के लिए काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी मदर जो है वो हमेशा से मानती है कि ये सब उन्हीं की गलती है, अगर वो उसके हस्बैंड को ऐसा काम नहीं देती तो आज उनकी हालत ये बिल्कुल भी ना होती। यहाँ पर फिर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इतोकी और उसकी मदर यहाँ पर इतोकी के फादर के ग्रेव के पास रहते हैं। तब इतोकी कहता है कि आप मुझे मेरे फादर के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कभी भी उसके फादर के बारे में नहीं बताया रहता है। तब उसकी मदर बताती है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही बहादुर आदमी थे, कुगा क्लैन ने हमारे विलेज पे हमला कर दिया था और अपने विलेज को बचाने के लिए तुम्हारे फादर ने अपनी जान दे दी। हालांकि वो भी इतने ज्यादा ताकतवर निंजा नहीं थे और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा हश्र भी तुम्हारे फादर की तरह हो, इसलिए उसकी मदर कह रही होती है कि तुम्हें थोड़ा सा ताकतवर बनना पड़ेगा। और अपने फादर के बारे में इतनी सारी बात आज उसे पहली बार पता चलती है कि कैसे उसके फादर की मौत हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि ये लोग आ चुके रहते हैं बाहर में, आज ये लोग बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं। तो देखता है कि ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब तो उसके विलेज के निंजाज ही हैं। फिर ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर फिशिंग करने के लिए। इतोकी को तो एक भी मछली नहीं मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जलपरियां रहती है। तो ये जो जलपरी रहती है दिखा रही होती है कि कैसे इन लोगों को मछली पकड़नी है और वो गजब का मछली पकड़ रही होती है, मतलब एकदम पूरा बकेट ही भर डालती है। फिर यहाँ पर कायरी भी अपने बारे में बता रही होती है कि अब इनका वापस जाने का वैसे भी वक्त आ चुका है और क्या क्या अपने क्लैन के बारे में बताती कि अपनी क्लैन की एक आखिरी लौती वंशज बची हुई है, इसके भी क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था, तो ये अपने क्लैन में भी आखिरी रहती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर ये लोग घर में वापस आ चुके रहते हैं, पूरा मछली भरा हुआ रहता है, आज खूब मजा आने वाला है, फीस्ट बनने वाला है पूरा। आशा वहां पर आ चुके रहते हैं क्योंकि वो एक मिशन के लिए बाहर गए हुए रहते हैं और फिर वो बता रहे होते हैं कि कैसे जब उसकी फादर की मौत हो गई तब यहाँ पर उसकी मदर को अब कमान संभालना था, उन्हें क्लैन का नया लीडर बनना था। तो पहले तो लोग मना कर रहे थे कि नहीं एक लेडी हमारे क्लैन की लीडर कैसे बन सकती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और दिखाया कि कैसे वो क्लैन की लीडर बनने के लायक है। और अभी देखो अब हर कोई अपनी जान भी दे सकता है। और फिर यहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि देखो तुम्हें कैसे कोतेत्सु के साथ आगे बढ़ना है, साथ ही साथ उसके साथ बच्चे भी प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि तुम
तुम हो अगले क्लैन के आने वाले लीडर। अब यहाँ पे रात में उन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिया रहता है तो पूरा एकदम मस्त हो रहा होता है, लेकिन कोतेत्सु उन्हें बेहोश कर डालती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, वो सो चुके रहते हैं। अब यहाँ पे पार्टी खत्म होने के बाद इतोकी और उसकी मॉम एक दूसरे कमरे में जाते हैं। कायरी भी उनका पीछा करने के लिए जा ही रही होती है, कहती है कि मुझे कुछ काम है, लेकिन तब तक एक बंदा उसे रोक चुका रहता है और वो यहाँ पर इतोकी के बारे में बात कर रहा होता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि आप तो हमारे लिए एक दूत के तौर पर है, आपने इतोकी की जान बचाई है। तो वो सोच रही होती है कि वाह, मैं इनके लिए इतनी ज्यादा अच्छी हूँ क्या। इधर इतोकी की मदर उसे बता रही होती है कि कैसे हम लोग सबसे पहले ताकतवर निंजा क्लैन हुआ करते थे और उसे सारे सीक्रेट्स के बारे में बता रही होती है। आज इसे पहली बार अपने क्लैन के सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलता है। कुछ दिन के बाद हमें ये दिखाया जाता है इतोकी और उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि अभी उनके एकेडमी को बंद कर दिया गया है क्योंकि अचानक से बहुत सारे स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि यूमिको को अचानक से जाना रहता है, सारे निंजास क्लैन के लीडर आने वाले थे, वहां पर मीटिंग होने वाली थी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके रहते हैं मीटिंग के लिए, लेकिन अभी भी कुछ क्लैन के लीडर्स यहाँ पर नहीं आए रहते हैं। ये पुलिस के मेंबर्स रहते हैं कुछ और बाकी सारे अलग अलग क्लैन के लीडर्स रहते हैं। तो यहाँ बात ऐसे रहती है, ये लोग उनको अरेस्ट करना चाहते थे जो क्लैन बेकार में ही तबाही मचा रहे हैं, मतलब बिना किसी मकसद के वो लोग ऐसे ही तबाही मचा रहे हैं, तो इन लोग को उसी पकड़ना था। सारे मेंबर्स यहाँ पर बात मान भी चुके रहते हैं, कह रहे थे कि हाँ, हमें उन क्लैन लीडर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जो कि बेकार में यहाँ पर परेशानी कर रहे हैं। सब लोग मान रहे होते हैं और ये ऑफिसर उन लोग को बता रहे होते हैं कि इन लोग को किस तरीके से क्या क्या करना है शांति बनाए रखने के लिए। जब सभी लोग यहाँ पर सहमत हो चुके रहते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ सही बात है, तब तक एक और ऑफिसर आ चुका रहता है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो आप लोग को एकदम हिला कर रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ सबूत दिखा रहे होते हैं कि कैसे यूमिको के क्लैन के एक मेंबर ने यहाँ पर मतलब इसे जान से मार डाला है, इसलिए वो चाहता है कि वो यूमिको को अरेस्ट करे। तकासा आगे बढ़ता है लेकिन यूमिको उसे रोक देती है और कहती है ठीक है, मैं अरेस्ट हो जाऊंगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इधर हमें ये दिखाया जाता है इतोकी को पता चलता है कि उसकी मदर को अरेस्ट कर लिया गया। अब इनके क्लैन के पास लीडर नहीं रहता है तो वो लोग इतोकी को लीडर बनने के लिए कह रहे होते हैं। इतोकी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है और फिर वो इनका लीडर बन चुका रहता है। अगले दिन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर तकासा आता है और वो इतोकी और कुतेत्सु को यहाँ प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है। वो इतोकी को बता रहा होता है कि कैसे जो कुगा क्लैन का लीडर और साथ ही साथ वो ऑफिसर जिसने यूमिको को अरेस्ट करवाया, वो लोग चाहते हैं कि वो यूमिको को जान से मार डाले, क्योंकि कुगा क्लैन का लीडर जानता है कि यूमिको के पास कुछ स्पेशल सीक्रेट्स है, इसीलिए वो उसे जान से मारना चाहता है। सीन चेंज होता है, इधर सारे विलेजर्स कह रहे होते हैं कि हमें यूमिको को किसी न किसी हाल में बचाना पड़ेगा। और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि कैसे वो लोग यूमिको को जान से मारने वाले हैं, तब सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इतोकी को कह रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ फैसला लेना पड़ेगा, हमें तुम ऑर्डर दो कि हम जाकर बचाएं। लेकिन वो यहाँ पर फैसला लेने में बहुत ही ज्यादा देरी कर रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा काइंड हार्टेड रहता है, तो वो फैसला नहीं ले पा रहा होता है। तभी कुतेत्सु आती है, उसके गले पे नाइफ रख देती है और कह रही होती है कि अगर तुम फैसला नहीं लेने वाले हो तो तुम्हें लीडर बनने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि यूमिको ने कुतेत्सु को भी हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला था, इसीलिए वो बचाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर इतोकी कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा होता। वो लोग कह रहे होते हैं कि आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि वो लीडर रहता है। अब बहुत करने के बाद ये फैसला ले लेता है कि हाँ, हम लोग उन्हें बचाने के लिए जरूर जाएंगे। सीन कट होता है, इधर हमें सुजुका को दिखाया जाता है जो अपने क्लैन के लीडर के पास आया रहता है और बता रहा होता है कैसे कायरी भी इनके प्लान में शामिल है और वो लोग यूमिको को बचाने के लिए जाने वाले हैं। तो जो यूमिको को बचाने के लिए जाने वाले हैं वो उनके टॉप निंजास रहने वाले हैं, यानी कुतेत्सु, साथ ही साथ तकाशा। तो वहां पर विलेज में कोई भी नहीं रहने वाला उतना ताकतवर जो कि विलेजर्स को बचा सके, और जो कुगा क्लैन है वो पूरी तरीके से विलेज को खत्म करना चाहता था, पूरा का पूरा। सीन कट होता है, कायरी दिखा रही होती उन लोगों को मोबाइल में कि देखो कैसे शहर में हमला होने वाला है, इसलिए सभी लोगों को आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। और सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं कि आखिर शहर में क्या होने वाला है। ये बात पूरा इंटरनेट में एकदम फैल चुका रहता है। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके विलेज के ऊपर हमला हो गया है और ये जो शहर वाला ड्रामा है ये सब बस लोगों को डराने के लिए था, असल में तो इनके विलेज के ऊपर अब हमला हो चुका है और सारे लोग विलेज में मर सकते हैं, इसलिए सभी को सावधानी के लिए बरत दिया गया है। यहाँ पर ये लोग एक स्पेशल रूम में जाते हैं। ये स्पेशल रूम बनाया गया रहता है मॉनिटर करने के लिए जब विलेज पे हमला होता है। तो आज पहली बार तो ये स्पेशल रूम भी देख रहा होता है, असल में सब लोग पहली ही बार देख रहे होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि तकासा और कुतेत्सु पहुंच चुके रहते हैं यूमिको को बचाने के लिए, जहां पर जो कुतेत्सु और तकाशा रहते हैं ये लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कुतेत्सु यहाँ पर उस गार्ड को बेहोश कर डाल दी। उसके बाद ये लोग अपने निंजा सूट्स में आ चुके रहते हैं क्योंकि अब यहाँ से असली लड़ाई शुरू होने वाली है। तो वो लोग सीधा घुस चुके रहते हैं क्योंकि छुप के घुसने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। ये लोग आ चुके रहते हैं, गार्ड्स भी आ चुके रहते हैं। गार्ड्स को तो ये लोग ऐसे ही संभाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों होते हैं काफी ज्यादा तेज और ताकतवर निंजा, और देखते देखते यहाँ पर सबको खत्म कर डालते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, यूमिको के पास पहुंच चुके रहते हैं। यूमिको को तो वो लोग बड़े आराम से इस जेल से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि जेल ज्यादा तगड़ी नहीं रहती, देख सकते हैं लाठी मार के तोड़ दिया रहता है। फिर जब ये लोग बाहर निकलते तब मेन काम रहता है, यहाँ पर पूरी फोर्स ने घेर लिया रहता है
अब बचना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आगे भी ताकतवर निंजा। तकासा कहता है कुतेत्सु कि तुम यूमिको को लेके जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तो अकेले यहाँ पर तकासा रहता है और वो इतने सारे बंदों से बट रहा होता है। तकासा सही में काफी ज्यादा खतरनाक और कमाल का निंजा रहता है। दूसरी तरफ हमें विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जिनसे लड़ रहे होते हैं वो इंसान नहीं रहते हैं, ये रोबोट्स रहते हैं। और रोबोट्स काफी ज्यादा तेज तर्रार और चालाक भी रहते हैं, जैसे कि इनके पास अपना दिमाग हो। इन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि ये लोग कुछ ही निंजास रहते हैं और वो इतने सारे रोबोट्स रहते हैं। हालांकि रोबोट्स एक हमला करने वाला रहता है, लेकिन उसकी बैटरी अचानक से डाउन होने वाली थी, इसलिए वो पीछे हट चुका था और कुछ रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पर आ चुकी रहती है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये रोबोट्स कहाँ से आए हैं, आखिर इनका चार्जिंग का सोर्स कहाँ पर है। सब लोग एकदम टेंशन में आ चुके थे क्योंकि रोबोट्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये लोग हरा नहीं पाएंगे उन रोबोट्स को। और फिर पता लगा रहे होते हैं कि आखिर रोबोट्स आया कहाँ से है। यहाँ पर इतोकी ऑर्डर दे रहा होता है कि आगे उन लोग को क्या क्या करना है। फिर जब तक ये सब ऑर्डर हो रहा होता है और वो सभी लोग सोच ही रहे होते हैं, तब रियोका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मुझे एक रोबोट चाहिए सैंपल के लिए, मैं देखना चाहती हूँ। तब उसके पास रोबोट आ चुका रहता है। ग्रैनी काफी कमाल की है और रियोका देख रही होती है रोबोट्स को, समझ चुकी रहती है कि ये रोबोट्स किसी और ने नहीं बल्कि उसके फादर ने ही इन्वेंट किए हैं और कहाँ से इन्हें चार्ज किया जा रहा है ये भी पता लगाना रहता है अब इन लोगों को। अब यहाँ पर मेन काम ये रहता है ये पता लगाना कि आखिर इन रोबोट्स चार्ज करने के लिए मतलब जा कहाँ पे रहे हैं। तब वो लोग पता लगा लेते हैं कि रोबोट्स चार्ज करने के लिए वहां पे जा रहे हैं। रियोका कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी क्योंकि इन रोबोट्स को मेरे फादर ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे कायरी बहाना बना देती है, वो कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। इधर तकासा और उस बंदे की लड़ाई चल रही होती है, तब तक यहाँ पर एक नया मेंबर आ चुका रहता है जिसका नाम शीनो रहता है। असल में तकासा और शीनो एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन शीनो यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए आया रहता है। ये लोग अलग ही क्लैन से रहते हैं, लेकिन वो बंदा अपने आप को अरेस्ट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो हमला कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तकासा अपना मूव चलता है, उसे बेहोश कर डालता है और फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। शीनो उसे रोकता तक नहीं है। सीन कट होता है, हमें यूमिको और कोतेत्सु को दिखाया जाता है। कोतेत्सु सोच रही होती है कि चलो यूमिको को दूर लेके जाती हूँ, लेकिन यूमिको कहती है नहीं, मेरे विलेज पे हमला हुआ है और मैं अपने विलेज को बचा कर ही रहूंगी। मैं ऐसे अपने विलेज को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। तो अब कोतेत्सु को उसकी बात माननी पड़ेगी। इधर दूसरी तरफ रियोका और इतोकी पहुंच चुके रहते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से इन सारे सेल्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन रियोको के पास एक प्लान रहता है। वो बता रही होती है कि मैं एक हमले का इस्तेमाल करूंगी, तो तुम्हारे पास बस कुछ सेकंड्स का वक्त रहेगा, तुम्हें इन्हीं कुछ सेकंड्स में अपना काम को पूरा कर देना है। तो इतोकी पूरी तरीके से तैयार रहता है कि अब वो यहाँ पर काम करने वाला था। रियोका भी एकदम पूरे तैयार रहती है, कह रही होती है कि ठीक है, तब इन दोनों को ही अपने विलेज को बचाना पड़ेगा। फिर जब दोनों पूरी तरीके से रेडी हो चुके रहते हैं, रियोका उसे अपने प्लान के बारे में बताती है और फाइनली अब यहाँ पर इनका प्लान शुरू हो चुका रहता है। इतोकी काफी तेजी के साथ भागता है, वो अपना प्लान शुरू करती है जिससे सारे रोबोट्स रुक चुके रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर कोई और भी रहता है जिसने मार दिया रहता है इतोकी की लात, और ये सुजागा यहाँ पे रहता है। वो तो उसे पहले से ही मारना चाहता था। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, रियोको आ जाती है, बीच में कूद जाती है। फाइनली इसके पास मौका आ चुका रहता है, लेकिन अब रोबोट्स एक्टिवेट हो चुके रहते हैं और ये नहीं कर पाता है वक्त पे। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि एक रोबोट अचानक से उस चिप को लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। वो सीधे जाता है और उन सेल्स पर उसे लगा डालता है और लग चुका रहता है। अब फिर होता है यहाँ पर बूम बूम, क्योंकि हमारे इतोकी ने यहाँ पर बटन दबा दिया रहता है और सारे सेल्स तबाह हो चुके थे, मतलब रोबोट्स चार्ज नहीं हो सकते थे। होता है एक बहुत बड़ा धमाका। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उठ के जाने लगते हैं, लेकिन इतोकी कहता है कि नहीं, उसे देखना पड़ेगा हमें। तब ये लोग जाकर देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि कायरी रहती, जिसने मास्क पहना हुआ रहता है। तो अब ये लोग कायरी को वापस से लेके जा रहे होते हैं। कायरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मैंने स्पाई किया था, मैंने तुम लोग को धोखा दिया था। लेकिन रोबोट्स वापस से उठ चुके रहते हैं, ये लोग भागने लगते हैं। यूमिको और कोतेत्सु यहाँ घर पहुंच चुके रहते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि कोतेत्सु को यहाँ पर कुछ हो चुका है, जैसे किसी इविल स्पिरिट ने उसके सर के ऊपर कब्जा कर लिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो यूमिको को पकड़ लेती है अपने टैगर पे और कह रही होती कि चलो मुझे अपने क्लैन का सीक्रेट कोड दो। अब यहाँ पर यूमिको को पता रहता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और कोतेत्सु उससे सीक्रेट कोड मांग रही होती है। यूमिको को पता रहता है कोई इसका माइंड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो जानती थी कि इसने अपनी बेटी की तरह उसे पाला है, लेकिन फिर भी ये डैगर से उसे मार देती है। वो चुपचाप जाती है, उसका मास्क हटाती है तो देख रही होती है कि कोतेत्सु अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, अपने ओंठ को काट लेती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है। यूमिको उससे बोल रही होती है कि तुम मेरी बेटी जैसे हो, फिर उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर कोतेत्सु की आंख से आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। मगर यूमिको उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही होती है, क्योंकि उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला हुआ रहता है। अचानक से हम देखते हैं कि वो स्टैप कर देती है और यहाँ पर यूमिको को मौत हो चुकी रहती है। अब सुबह में हम देखते हैं कि इतोकी और बाकी सब लोग जब घर पहुंचते, तब इतोकी को ये बात पता चलती है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। वो जब जाता है तो देखता है पूरा खून खून वहां पर हो चुका रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वहां पर करे तो करे क्या। और कोतेत्सु खड़ी रहती है तो वहां पर आकर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर तुमने क्यों ऐसा किया। यूमिको और वो भी रो रही होती है यूमिको की मौत पर।
सब लोग हैरान रहते। तकासा पहुंचता और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूमिको की यहाँ पर मौत हो चुकी है और इतोकी यहाँ पर रो रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर के बाद रिया उससे पूछने की कोशिश कर रही होती, क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन इतोकी को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। जब भी वो उस जगह को देखता है तब उसे बस अपनी मदर का खून दिखाई देता है और उसे वही बात याद आ रही होती है कि कैसे उसकी मदर उसके गोद में थी और वहां पर उनकी मौत हो चुकी थी। यही बात सोच कर उसे बार बार रोना आ रहा था और कैसे विलेज के लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये एकदम पागल सा हो चुका था, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पर यूमिको को जब मौत हो चुकी थी तब ये लोग इतोकी को अपना नया क्लैन का लीडर बना देते हैं। यहाँ पर विलेजर्स डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें भी कुगा क्लैन पे हमला कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने यूमिको को मार दिया है, लेकिन ये कोई ले ही नहीं पा रहा होता है डिसीजन। तब विलेजर्स कहने लगते हैं कि सबसे बड़ा हमारे में बिट्रेयल किसी ने किया है तो वो तुम ही हो, तुम्हें तो लीडर बनाना ही नहीं चाहिए। मतलब तुम लीडर के नाम पर एकदम धब्बा हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। बताओ, तुम उसके बेटे हो थे लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी मदर को मार दिया और अब देखो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। वो करता भी कैसे, उसका मेंटल स्टेट एकदम खराब हो चुका था और यहाँ पर सारे विलेजर्स उसे ही दोष दे रहे होते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अगर कोई सबसे बड़ा धोखेबाज है तो वो कोई और नहीं बल्कि इतोकी है और सब लोग उसे ताना मार रहे होते हैं। इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, ये बस ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। तकासा सभी लोग को एकदम गौर से देख रहा होता है। जब उसकी मदर को दफना दिया गया था तब कायरी और योको कह रहे होते, ठीक है अब हमारे जाने का वक्त आ गया, हम लोग वापस से घर जा रहे हैं। हालांकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि अब ये उनसे कभी भी मिल नहीं पाएगा क्योंकि एक बार ये लोग घर चले गए तो फिर वापस से आने का यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता है क्योंकि अब तो इसके बाद वॉर स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही भयंकर वाली वॉर। और जानता था कि अब मैं अकेला ही रह जाऊंगा, कोई भी नहीं है मेरे साथ। उनके जाने के बाद तकासा आता है और वो इतोकी को एक जगह पे लेके जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने कोतेत्सु को बांध कर रखा हुआ रहता है। अब कोतेत्सु अपने होश में आ चुकी रहती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि आखिर उसने क्या किया। वो कहती है कि तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते हो, लेकिन यहाँ पर तकासा उसे बता रहा होता है कि कैसे उसे अडॉप्ट यूमिको ने तो किया था लेकिन वो असली बेटी कुगा क्लैन के लीडर की रहती है। फिर वो उसे सारा प्लान बता रहा होता है कि देखो कैसे तुम्हें कुगा क्लैन के लीडर ने जानबूझकर छोड़ दिया था और वो जानता था कि यूमिको तुम्हें अडॉप्ट जरूर करेगी। वो उसे सारी सच्चाई बता देता है, यहाँ तक कि उसका फादर कौन है, किस क्लैन से वो असल में बिलोंग करती है, असल में ये कुगा क्लैन से बिलोंग करती है, सारी बातें बता देता है। और उन्होंने तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल बचपन से ही किया था। वो जानते थे कि जैसे ही तुम यूमिको के क्लोज आ जाओगी वो लोग तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल करके उसे मार डालेंगे और फिर हमारे क्लैन के सीक्रेट्स लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसका एकदम दिमाग घूम चुका रहता है। वो कह रही होती कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अब इसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता, इसलिए कहती है कि तुम लोग मुझे एलिमिनेट क्यों नहीं कर देते हो। लेकिन तकासा कहता नहीं, तुम बाद में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड हो और हम लोग तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं जब यूमिको का फ्रिनरल हो रहा होता है। अब फ्रिनरल होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं, इतोकी बस वहां पर रहता है। तब तक वहां पर सुजुका आता है जिसे देखकर इतोकी हैरान हो चुका रहता है, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं आया रहता है, वो यूमिको को अपने लास्ट प्रेयर्स देने के लिए आया रहता है। तो इतोकी समझता है कि हो सकता है कि अब ये मेरी बात समझ रहा हो, लेकिन यहाँ पर सुजुका कह रहा होता है कि तुम बस एक छोटे से चिकन हो और कुछ भी नहीं, बहुत कमजोर हो। ये बात सुनकर वो उसे एक जोरदार पंच मारता है चेहरे पर। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है, दोनों बाहर निकल चुके रहते हैं। सुजुका ये कह रहा होता है कि देखो मुझे तुम्हारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना है, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इतोकी उसे समझा रहा होता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता है, रिवेंज से कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं, सुजुका कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे विलेज को तबाह करना है। हाँ, मुझे तुम्हारी मॉम की मौत पर दुख है लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे विलेज को तबाह कर डालूंगा। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इतोकी आ चुका रहता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि कुगा क्लैन उनके सीक्रेट कोर को मांग रहे हैं और इतोकी को फैसला लेना है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्या हमें कुगा क्लैन के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए या फिर कुछ और। लेकिन वो कुछ दिन मांगता है, कह रहा होता है कि अभी भी इसके लिए कुछ टाइम लगने वाला है। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है और बता रहा होता है कि कैसे आप इतना ज्यादा संभाल लेती थी, मुझसे तो ये सारी चीजें संभाली नहीं हो रही होती है। फिर वो बात कर रहा होता है अपनी मदर से वही सारी चीजों के बारे में। फिर से यहाँ अगले दिन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो वापस आता है और कहता है कि हम लोग उन्हें अपना सीक्रेट कोर दे देंगे लेकिन इसके बदले में हम लोग उनका आधा रिसोर्स ले लेंगे। जब सारे विलेजर्स ये बात सुनते हैं तब उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं, कह रहे होते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर ऐसा हुआ तब तो हमारा पूरा क्लैन ही खत्म हो जाएगा एक बार में और उनका रिसोर्स लेके हम क्या करेंगे। लेकिन ये कह रहा होता है कि हमारे क्लैन को बचाने का बस यही एक रास्ता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब लोग उसके खिलाफ चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा छोटे और नकचीड़े बच्चे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन के बाद फिर से एक मीटिंग रहती है जहाँ पर विलेजर्स कह रहे होते हैं हमारी इतोकी को रिजाइन करने के लिए। वो लोग बहुत बुरी तरीके से डिमांड मांग रहे होते हैं लेकिन इतोकी कहता है कि अब मैं एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ, तुम लोग को इतना हक नहीं है कि तुम लोग मुझे ऑर्डर दे सको। वो डायरेक्ट कह देता है। तो रात में विलेजर्स जा रहे होते हैं यहाँ पर इतोकी का खात्मा करने के लिए क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता है और जो मेन सबसे रहते हैं वही जाते हैं इतोकी को मारने के लिए। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं इतोकी के कमरे में कोई पहुंचता है। वो देखता है कि इतोकी कमरा एकदम खाली है और ये रिया रहती है। तब तक वो अंकल भी आ चुके रहते हैं और फिर हमें ये बताया
जाता है ये सब इन्हीं लोगों का प्लान रहता है, क्योंकि पहले से ही इतोकी ने अंकल को बता दिया रहता है कि हमारे क्लैन में कोई ना कोई जासूस है जो कुगा क्लैन के लिए जासूसी कर रहा है। अंकल उसे बस एक ही बार में नॉकडाउन कर देते हैं और प्लान बताया जाता है कि ये लोग ऐसे करेंगे और फिर उस कल्प्रिट को पकड़ लेंगे, जैसा कि अभी आप लोगों ने इनका प्लान देखा था। इतोकी पहले से ही सारा चीज प्लान करके रखता है, बस वो अंकल और कारासुमा में भरोसा करता था और किसी भरोसा नहीं करता था। तब ये बता रही होती कुगा क्लैन वालों ने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं सीक्रेट कोर लाके उन्हें दे दूं तो वो लोग मेरे हस्बैंड को वापस से ठीक कर डालेंगे। जैसे वो ये बात कहती है वो मर जाती है और युमिको का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि रिया ने ही किया रहता है। वो तो सारा इल्जाम कोतेत्सु पे डाल दिया गया था। ये तीनों पहुंच गए रहते हैं कुगा क्लैन को यहाँ पे खत्म करने के लिए। हालांकि इतोकी सोचता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, भले ही उसे कुगा क्लैन को क्यों ना मिटाना पड़े, और वो इन दोनों को कहता है घर जाने के लिए। लेकिन ये दोनों घर नहीं जाने वाले थे, ये दोनों तो आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर अब इन्हें रोक भी तो नहीं सकता था। तो फाइनली अब इनका प्लान ये रहता है कि ये लोग कुगा क्लैन को खत्म करके रहेंगे, क्योंकि इतोकी को अकेले बदला बिल्कुल भी नहीं लेना रहता है और भी तो किसी को बदला लेना रहता है। तो फाइनली ये लोग होटल में पहुंच चुके रहते हैं, जहां पर रिसेप्शनिस्ट देखती है अचानक से वो बटन प्रेस कर देती है। ये लोग तो बस यहाँ पर बात करने के लिए आए थे, आराम से लीडर से बात करना चाहते थे, मगर वो लोग बात नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और उन सभी को घेर लेते हैं, लेकिन कोतेत्सु रहती है, वो आराम से सारे रोबोट्स को संभाल रही होती है। तकासा और इधर ये भी इतोकी, ये सभी लोग संभाल लेते हैं। अचानक से स्मोक स्क्रीन आ जाता है और हम देखते हैं कि कायरी साथ ही साथ रियोको भी वहां पर पहुंच चुके रहते हैं इनकी मदद करने के लिए। और रियोको और कायरी बता रहे होते हैं कि माफ करना, हम लोग पहले तुम्हारे दुश्मनों के साथ थे लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं। कायरी सबसे ज्यादा माफी मांग रही होती है, क्योंकि वही पहले कुगा क्लैन के साथ थी और इन्फॉर्मेशन दे रही थी, लेकिन अब वो इनके साथ आ चुकी है। ये सभी लोग लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर हमारे इतोकी के लिए रास्ता बना रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर जो मेन हेड है उसके पास जाने के लिए इतोकी को रास्ता चाहिए रहता है। तो इतोकी और कातेत्सु आगे पहुंच चुके रहते हैं। फाइनली आगे में 3 और निंजाज इन्हें मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे रोबोट्स भी रहते हैं, कम से कम 100 रोबोट्स रहते हैं। यहाँ पर हमारा इतोकी अपने कोर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि इसके जैसा परफेक्ट निंजा जैसे कोई है ही नहीं, एक ही बार में खत्म कर डालता है उन सारे रोबोट्स को, लेकिन थक चुका रहता है क्योंकि इसके कोर ने बहुत ज्यादा एनर्जी ले ली रहती है। फिर वो सारे निंजाज इसे अपने रोप से बांध डालते हैं, लेकिन बीच में कोतेत्सु आ चुकी रहती है और यहाँ पर वो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करती है। फिर वो उसे यहाँ से ले जाती है, साथ ही साथ तकासा उन लोगों को संभाल लेता है। अब यहाँ पर इधर इतोकी और कोतेत्सु दूसरी तरफ निकल तो चुके रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि सामने में बहुत ताकतवर निंजास आ चुके रहते हैं उनके सामने में। अब ये घायल रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से सुजुका भी आ चुका रहता है, लेकिन इस बार ये मदद करने के लिए आया रहता है। वो उन दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे इन लोग को भागने का मौका मिल चुका रहता है। और फाइनली ये लोग कुगा क्लैन के लीडर के पास पहुंच चुके रहते हैं, जिसका नाम रहता है किडो। वो किडो को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन किडो कह रहा होता है कि ये सारी दुनिया मेरे कुगा क्लैन की है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। असल में ये जंगल का राजा बनना चाहता था और नहीं चाहता था कि कोई भी इसके पैरों तले अपना सर उठा सके, इसलिए तो इसने युमिको को भी मरवा डाला, क्योंकि वो उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर थी। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे इतोकी का खून खौल उठता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये किडो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। ये बड़े ही बूढ़ा था, लेकिन बातें इसकी बहुत ही ज्यादा कड़वी रहती है। अब वो अपने कोर को वापस से एक्टिवेट कर लेता है और काफी गुस्से में जाता है हमला करने के लिए, लेकिन कोतेत्सु से रोक लेती, कह रही होती कि नहीं, मैं इसे मारूंगी, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई रहती है। फिर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये अपने कोर को एक्टिवेट करता है। कोतेत्सु रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर होता बहुत बड़ा धमाका है, फिर भी वो लोग रोक लेते हैं किसी तरीके से। अब फाइनली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, अब कोई भी नहीं रोक सकता था। यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज्यादा फ्लैश टैप का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो किडो बहुत ताकतवर रहता है। इन दोनों को तो ऐसे ही वो निपटा रहा होता है जैसे कि ये दोनों उसके सामने कुछ रहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है। अब हमें इतोकी की असली पावर को देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं इतोकी की असली पावर क्या होती है। यहाँ पर कोतेत्सु से पकड़ लेती है और पीछे से वो आता है, हमला करता है, सीधे इसके कोर पे हमला कर देता है, लेकिन कोर पूरी तरीके से टूटता नहीं है किडो का। फिर भी वो हमला करते जा रहा होता है। इतोकी अब पंचेस की बरसात हो रही होती है, दोनों एक दूसरे को लगातार पंचेस बरसा रहे होते, दिखा रहे होते हैं कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इतोकी यहाँ पर ओवर पावर हो जाता है और देता है एक जोरदार पंच, खतरनाक वाला उसे पंच लग चुका रहता है। इतोकी उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसे जिंदा छोड़ना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो कीड़ो रहता है उसका ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं रहता है। कीड़ो तो उसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला। तब तक तकासा आ जाता है और स्टैप कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कीड़ो की मौत हो चुकी रहती है और तकासा उन्हें गुड बाय कहता है। तकासा जानता था कि वो निंजा वर्ल्ड का सबसे बड़ा वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, क्योंकि उसने कुगा क्लैन के लीडर को मार दिया है। वो कहता है कि तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से जीना, और यही कहने के बाद वो चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन्हें पता नहीं रहता है कि अब इन्हें आगे क्या करना है। हालांकि सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है, सीजन 2 अभी इसका आया नहीं है। लेकिन तुम लोग बताना तुम लोग को ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, पहली बार किसी निंजा वाला एक्सप्लेन किया है, मजा आ रहा है। अब अगला वाला देखना और भी ज्यादा मजेदार कुछ लाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं तो एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।